न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और इस समय हमारे साथ हैं रेल विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी। मनोज जी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, कई बार कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं, कई बार विवाद में भी रहते हैं और आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि रेल को पटरी पर लाने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या अब तक हुआ है, कई तरह की समस्याएं रही हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जहाँ जो राजनीतिक रूप से गर्म हो रहा है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, उस वहाँ हलचलें बढ़ती जा रही हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा निजी ज़िंदगी में श्री मनोज सिन्हा जी क्या हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। पहला सवाल ये कि माना जाता है कि रेल जो है वो रीढ़ है, लेकिन ये भी सब लोग कहते हैं कि पटरी पर नहीं है। यहाँ तक कि इतने सालों के बाद भी हम ट्रेनों को समय पर चलाने में नाकामयाब रहे हैं। क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, मुझे लगता है कि एक जो परसेप्शन बना हुआ है रेलवे के बारे में, उसको दूर करने की ज़रूरत है और सही जो तथ्य हैं रेलवे के वो लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूं कि लोगों की जानकारी में या ध्यान में ये बातें अब आ गई हैं। रेलवे की असली समस्या क्या है ये पहले समझने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद हमारा जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो 17 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। फ्रेट ट्रैफिक जो है वो 9 गुना के आसपास हो गया है और जो रेलवे का नेटवर्क है वो 2.25 गुना बढ़ा है। तो यातायात और नेटवर्क के बीच इतना भारी अंतर है जिसके कारण ये कठिनाई उत्पन्न होती है। सरकार बनने के बाद इस सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया है रेलवे के नेटवर्क के विस्तार में। प्रधानमंत्री जी की मैं मानता हूं कि भारतीय रेल सामान्य लोगों के परिवहन का साधन इसलिए ज़्यादा रुचि है और इसके कारण भारतीय रेल आज इस स्थिति में है कि भारी मात्रा में निवेश रेलवे में हो रहा है। और दूसरा तथ्य मैं आपको बताऊं कि जब से इस देश में डीजल और पेट्रोल पर सेस लगा तो रेलवे की तुलना में हाईवे पर 6 गुना से ज़्यादा खर्च हो गया। तो निवेश की कमी से भारतीय रेल जूझती रही है। तीसरा तथ्य ये ध्यान में आपके लाना आवश्यक मैं समझता हूं कि ओवर कंजेशन है रेलवे नेटवर्क में। 492 सेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जो 100% से भी ज़्यादा क्षमता से चलाए जा रहे हैं। तो हमारे लिए 3 चुनौती थी, एक तो निवेश को बढ़ाना, दूसरा डीकंजेस्ट करना और तीसरा नेटवर्क का विस्तार करना। इन तीनों चुनौतियों पर यह सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है। लेकिन मैं जो अभी तक देखता हूँ कि जो बहुत दिनों से इस सरकार के पहले से ही बातचीत चल रही है कि फ्रेट कॉरिडोर अलग से बनाएंगे, उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। इस तरह की बातें होती रही है कि जहाँ जहाँ यहाँ तक कि जहाँ सिंगल लाइनें हैं वहाँ भी डबल करने का काम बहुत कम हुआ है। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में जो कंजेशन वाली बात है वो कम होती हुई दिखती नहीं है। मैं आपको बताऊं कि निवेश के मामले में एलोकेशन हमारा 1 लाख करोड़ के ऊपर पिछले वर्ष चला गया, जो अब तक 50-60 हज़ार करोड़ हुआ करता था। डबलिंग ट्रिपलिंग 4th लाइन के काम पिछले वित्तीय वर्ष में हमने जितने लिए हैं, मैं कह सकता हूं कि शायद इस देश में कभी नेटवर्क ग्रोथ के लिए इतने काम नहीं लिए गए थे। दूसरी बात कि राजनीतिक आधारों पर हमने फैसले नहीं किए। पुरानी परियोजनाएं थीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे पूरा होता कि उसका लाभ देश को और भारतीय रेल को मिल सके, इस पर हमने फोकस किया। और जैसा मैंने बताया दोहरीकरण, तिहरीकरण और 4th लाइन बनाने का, तो ये काम हमने स्वीकृत किया। इस बार उसे और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछली बार का जो बजट था, मैं मानता हूं कि सरकार के 5 वर्ष का वो रोड मैप था और उसी रास्ते पर यह सरकार रेल के लिए आगे बढ़ने वाली है। आज मैं कह सकता हूं कि अगर तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो आज हम 2500 किलोमीटर लाइन एक वर्ष में बनाए हैं, जो भारतीय रेल के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। आने वाले 4 साल का जो टारगेट हमने रखा है 14,500 किलोमीटर लाइन बनाने का है। मैं समझता हूं कि शायद 10-15 वर्षों में इतना अचीवमेंट भारतीय रेल का नहीं रहा होगा।
वैसे ही सीमलेस ट्रैफिक चले, इसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन पर ज़्यादा बल हम दे रहे हैं और 1600 किलोमीटर हमने इलेक्ट्रिफिकेशन इस वर्ष किया है। 10,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट हमने रखा है। जो दूसरी खासियत है कि जो काम हमने तय किए हैं उसके लिए पर्याप्त धन भी दिया है। पहले की तरह नहीं कि परियोजना स्वीकृत हो गई और पिंक बुक में छप गई और 35 वर्ष तक चलेगी, ऐसा नहीं। हम निश्चित अवधि में वो पूरा होगी, ये हमने काम किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो इशू आपने उठाया है, शायद तथ्य से आप परिचित नहीं हैं। हमारी सरकार आने के बाद 17,000 करोड़ के टेंडर पिछले महीनों 3 महीने पहले हमने जारी किए हैं और मार्च तक फिर हम लगभग उतने ही का टेंडर जारी कर रहे हैं। तो हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि 2019 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मूर्त रूप ले लेगा और अभी एक सेक्शन 55 किलोमीटर का हम 2 महीने में खोलने जा रहे हैं। कानपुर मुगल सराय, खास तौर से इलाहाबाद मुगल सराय जो देश का सबसे कंजेस्टेड सेक्शन है, उसका काम हमने शुरू कर दिया है और जमुना पर ब्रिज और इलाहाबाद मुगल सराय काम हम 2 वर्ष में पूरा कर लेंगे। जो आपने कहा, अभी आपने जिक्र किया कि 30-35 वर्षों तक योजना को चलाने की रफ्तार से जो है वो बजट सैंक्शन होता था। कल श्रीधरन जी जो मेट्रो के लिए बहुत मशहूर हैं, उन्होंने एक बात कही कि रेलवे की जो परियोजनाएं हैं वो लंबा खींचती रहती है बजट नहीं आने के कारण, इसलिए उनका कॉस्ट भी बढ़ जाता है और उसके साथ साथ जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। यानी कि जब आप पूरा करते हैं तब तक उस पर लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस पूरा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं, ये श्रीधरन जी ने कल कही है। इस काम को हम लोग 1 वर्ष से जब से सरकार में आए इसी पर हम काम कर रहे हैं, तो किसी के कहने से हम गाइड नहीं होते हैं। हमने एक नीति बनाई है और वो नीति यही है कि राजनीतिक आधारों पर फैसला नहीं करेंगे। भारतीय रेल का कायाकल्प हमें करना है और इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। श्रीधरन जी ने एक और बात कही और उन्होंने कहा कि देश को अभी कम से कम 10 साल तक जो बुलेट ट्रेन्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। ज़रूरत इस बात की है कि जो ट्रेनें हम अभी चला रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से चलाएं, उनका मेंटेनेंस ठीक किया जाए। ये श्रीधरन जी का अपना निजी ख्याल होगा और मैं समझता हूँ कि दोनों बातें एक साथ चल सकती हैं और दोनों हम एक साथ कर रहे हैं। मैंने बताया आपको कैपेसिटी एगमेंटेशन पर भी हम काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन जो कभी नहीं हुआ था उसके दुगने रफ्तार से हम कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल करेंगे। लेकिन देश का युवा जो सपना देखा था और जो चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी, उस सपने को भी हमें सच करना है और बुलेट ट्रेन को हकीकत में बदलना है। मैं बुलेट ट्रेन तो नहीं कहूँगा, मैं हाई स्पीड रेल कहूँगा। और जापान के जब प्रधानमंत्री आए थे तो उस पर फैसला भी हो गया है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का काम हम आने वाले समय में शुरू करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी ने पहले भाषण में अपने एक बात कही थी कि जिस तरह से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाजपेयी जी ने सड़क का बनाया था, वैसे डायमंड क्वाड्रिलेटरल हम हाई स्पीड रेल का बनाएंगे। तो उस काम को भी हम करेंगे। दूसरा, सेमी हाई स्पीड का ट्रायल हमारा दिल्ली आगरा सेक्शन का पूरा हो गया है। कोहरे के कारण अभी हम ट्रेन नहीं चला पा रहे थे क्योंकि मौसम बार बार एक बार चले और बंद हो जाए, ये ठीक नहीं होता। तो आने वाले समय में शीघ्र हम उस ट्रेन को चलाने वाले हैं और ऐसे 9 सेक्टर और हैं जहां हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चलाएंगे गतिमान एक्सप्रेस के नाम से। बुनियादी ढांचे को भी हम मजबूत कर रहे हैं। यात्री सुविधाओं पर विशेष रूप से हम फोकस कर रहे हैं और सामान्य और गरीब यात्री कैसे अधिक से अधिक भारतीय रेल में चल सके, इसका विशेष इंतजाम हम कर रहे हैं। एक समस्या हर साल आती है, वही जो आपने कहा कि कोहरे को लेकर के दुनिया में ऐसे लाइट्स बनाए गए हैं कि कोहरे के बावजूद ट्रेनों का जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक ठीक ढंग से चलता रहता है। भारत में अभी जो एंटी फॉग लाइट्स हैं वो रेलवेज़ के पास में कम ही लगता है। यहाँ कुछ काम हो रहा है। सरकार बनने के बाद जो हमारा RDSO है, जहाँ रिसर्च एंड डिज़ाइन का काम होता है, उसको भी निर्देश दिया गया। DRDO और तमाम IITs या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी हमने आग्रह किया है। IIT कानपुर और RDSO कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं इस कि कैसे कोहरे में ट्रेन चलाई जा सके। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो IIT है, वहाँ के एक वैज्ञानिक ने शोध करके ये बताया है कि कितना भी घना कोहरा होगा 2 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी वो प्रोवाइड कर सकता है। तीसरी आँख करके उसने
नया ईजाद किया है। तो अब ये ट्रायल हो जाए, सक्सेसफुली ट्रायल होगा तो इसको हम लागू करेंगे। एक अभियान देश भर में चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बदबू जो है वो रेलवे स्टेशन पर है, और ये लंबे समय से है, साफ होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। पुरानी बात आप कर रहे हैं लगता है, मिथकों में जिया जाए ये ठीक नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह रेल स्वच्छ हो गई है या स्टेशन स्वच्छ हो गए हैं, ये मैं नहीं मानता। लेकिन अगर वास्तव में आप ईमानदारी से बात करेंगे तो पहले की तुलना में रेलवे में स्वच्छता काफ़ी ज़ोर शोर से अभियान के रूप में ली गई है। और एक फीडबैक सिस्टम जो भारतीय रेल में हम लोगों ने शुरू किया है, जो मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा फीडबैक सिस्टम है। IVRS हमारे यहाँ एक लगा हुआ है रेलवे बोर्ड में। लगभग 4 लाख यात्रियों से प्रतिदिन फ़ोन कॉल करने का प्रयास होता है और 1 लाख लोगों से बात होती है। उनका डायरेक्ट फीडबैक हमारे पास है। 5 विषयों पर हम उनसे सवाल पूछते हैं: स्टेशन की स्वच्छता, डब्बे की स्वच्छता, लिनेन की क्वालिटी, कूलिंग, खाना और पंक्चुअलिटी। ये 6 सवाल उनसे हम पूछते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी दूसरे से राय की हमको ज़रूरत है, क्योंकि 1 लाख यात्रियों की रोज़ राय हमारे पास आती है और प्रतिदिन हम उसको खुद देखते हैं और सुरेश प्रभु साहब खुद देखते हैं। एक इसी तरह से जुड़ी हुई बात है, शायद आप फिर कहेंगे कि अब मैं पुरानी बात को कह रहा हूँ, लेकिन ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड करप्शन जो है वो रेलवे में है। हर चीज़ के बारे में कमीशन का रेट तय है और वो बिना कुछ बोले हुए वहाँ तक पहुँचता रहता है, और इसके चलते जो सर्विसेज हैं उन पर इम्पैक्ट होता है। यानी जो कैटरिंग का काम करते हैं वो खाना उतना अच्छा नहीं देते जितना लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये हर जगह एक तय है कि इतना % जो है वो चला जाएगा। क्या कहा जाता है, मैं समझता हूँ कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। कोई बात प्रमाण सहित आप बतावें या आप सीधे रूप से बतावें तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उस पर जांच भी होगी, कड़ी कार्रवाई भी होगी। करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस इस गवर्नमेंट का है और उस नीति पर हम पूरी तरह कायम हैं। रेलवे का जहां तक सवाल है, कैटरिंग में बाद में आता हूं। 12-13 लाख कर्मचारी हैं, वो भी आदमी हैं आपकी तरह, हमारी तरह, और मैं मानता हूं कि 24/7 जिस तरह से वो काम करते हैं, तो एक असैनिक संगठन होते हुए भी सेना के जवान की तरह भारतीय रेल के कर्मचारी देश भर में ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, देश की सेवा करते हैं। अगर उसमें से कुछ लोग इस तरह के कृत्य में जुड़े हुए हैं तो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सिस्टमेटिक चेंज कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था हम इन प्लेस कर देंगे जिसमें करप्शन की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और वो अभी बजट में रेल मंत्री जी कुछ ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम हम करने वाले हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ किसी के बस में नहीं रह जाएगा। मैं पूरी दृढ़ता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि टिकट में जो दलाली होती थी या ब्लैकमेलिंग होती थी, उस पर काफ़ी प्रभावी नियंत्रण हम लोगों ने पा लिया है। और कहीं अगर समझ में आता है कि यहाँ करप्शन की गुंजाइश है तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं। ई टेंडरिंग, ऑनलाइन टेंडरिंग बनारस डिवीज़न में हमने लागू कर दी है और पूरे भारतीय रेल में हम लागू कर रहे हैं। जितना हमारा प्रोक्योरमेंट है वो सभी प्रोक्योरमेंट हो गया है, तो कोई गुंजाइश हम करप्शन के लिए छोड़ने वाले नहीं। जहाँ तक कैटरिंग का सवाल है, तो मैं मानता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता अगर कर दी जाए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जाए, तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। और इसलिए यात्रियों के पास अब हमने विकल्प उपलब्ध करा दिया है कि आप चाहें तो खाना लें पेंट्री कार से, चाहें तो हल्दीराम से या मैकडॉनल्ड से बुक करें। और एक नहीं, अब अनेक विकल्प यात्रियों के पास हैं, तो उनकी भी व्यवस्था है कि लोगों को अच्छा खाना दें, वरना बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात की कड़ी कार्रवाई, 1-1 लाख पेनल्टी 47 लोगों पर पिछले 6 महीने के अंदर की गई है। तो जहां भी ध्यान में आता है किसी को हम बख्शते नहीं हैं, बिना भेदभाव के प्रभावी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करते हैं। जो इससे जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आमतौर पर ये जो करप्शन है, जैसे कि रास्ते में टिकट बुक करना, वहाँ पर करप्शन आ जाता है रिजर्वेशन देने में। इसी तरह से चूँकि नेटवर्क बहुत फैला हुआ है और इसलिए जगह बहुत है और कोई एक जगह से सब कुछ नहीं हो रहा है कि एकदम से रुक जाए।
पर जो आम आदमी है वो सफ़र करता है बहुत छोटे छोटे करप्शन से। यानी जब उसको रिजर्वेशन के लिए ज़्यादा देना होता है या कोई सामान वो ख़रीदता है उसके लिए उससे ज़्यादा ले लिया जाता है, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है। सलेह जी, मैंने आपको बताया कि सिस्टमेटिक चेंज रेलवे में हो जाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। और अब टेक्नोलॉजी यहाँ पहुँच गई है कि अब टीटी ज़्यादा पैसा लेगा, उसके लिए संभव नहीं रह जाएगा। ऐसी व्यवस्था रेलवे में आप आने वाले समय में देखेंगे। आज इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि देश की संसद में बताने वाले हैं रेल मंत्री जी, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इसके उपाय हमने प्रभावी किए हैं और ये गुंजाइश नहीं रहेगी कि कोई ज़्यादा पैसा दे, कोई ज़्यादा पैसा ले, न देना पड़ेगा न कोई ले पाएगा। सामान्य यात्री हमारे चिंता का केंद्र है और भारी संख्या में उसके लिए सुविधाएं मिलें, ये हम इंतज़ाम पिछले साल भी किए हैं, इस साल उसे और भी बढ़ाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट से लोगों की जितनी उम्मीदें हैं उस दिशा में कोई न कोई कदम बढ़ाया जाएगा, इसकी व्यवस्था होगी। मैं अब आपका ध्यान थोड़ा रेल से हटकर उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट रेल के बारे में कह के ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि रेलवे की सही तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने का काम करें आप। और जो मैंने बात बताई है, इसका जितना ज़्यादा संज्ञान लोग ले सकेंगे तो सही तस्वीर लोगों को रेलवे के बारे में मालूम हो सकेगी। अब आप उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता जो है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते आती है और जाहिर सी बात है कि इस बार हम लोगों ने देखा भी कि लोकसभा में 71 और +2 मिलाकर 73 सीटें उत्तर प्रदेश से आईं और तब बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम हुई है। अब विधानसभाओं के चुनाव वहाँ करीब आते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अपनी समस्या है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल ढीली ढाली पड़ी हुई है, पार्टी में कहीं से कोई जिंदगी नहीं दिखाई दे रही है। अब कैसे आपने ये धारणा बनाई है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का सामान्य आदमी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के क्रियाकलाप से आहत है और मैं समझता हूँ कि उसने अपने उस गुस्से का इजहार लोकसभा चुनाव में किया था। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो संगठनात्मक तैयारी है वो पार्टी पिछले 1 वर्ष से कर रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उसे और गति पार्टी देने जा रही है। एक बात का मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश को जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पहुंचा दिया है, उससे बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि वहां भाजपा की सरकार बने और उत्तर प्रदेश की जनता भी यही चाहती है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आने वाले विधानसभा में भाजपा बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे थे कि लोकसभा में वोट करने का जो तौर तरीका है और जो राज्य में विधानसभा के लिए वोट करने का तौर तरीका है उसमें बड़ा फर्क है। लोकसभा में लोग कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी, और जाहिर है कि 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां बची हुई हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तो उनमें से एक को चुन लेते हैं। लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो क्षेत्रीय समीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं और लोगों को यही लग रहा है, कई लोग तो घोषणा करने लगे हैं कि ठीक है, भले ही समाजवादी पार्टी ना सही तो इस बार बहुजन समाज पार्टी आ सकती है। बहुजन समाज पार्टी के भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं अभी लोग भूल नहीं पाए हैं। तो एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है और उत्तर प्रदेश के लोग पिछले 15-20 वर्ष से इस दलदल में फंसे हुए हैं। वो बेचैन हैं इस दलदल से बाहर निकलने के लिए। ये ठीक बात है कि प्रदेशों का जब चुनाव होता है तो कुछ अन्य मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो लोकसभा का चुनाव नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा का अपना आधार रहा है और इसको बिहार से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के चुनाव से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक केमिस्ट्री नहीं बदली है। आश्वस्त रहिए, भाजपा सरकार बनाएगी। लेकिन एक सवाल फिर भी मेरे मन में रह जाता है कि जिस तरह से जातीय आधार पर उत्तर प्रदेश में गोलबंदी होती है, जैसे बहुजन समाज पार्टी को अगर देखें तो एक तरफ उनके पास दलित वोट है, दूसरी तरफ से कुछ अल्पसंख्यक जुड़ जाते हैं और फिर ब्राह्मण, और ये मिल करके ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनका जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन अपने आप सामने आने लगता है। आपकी इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ। उनके पास जातिवाद के अलावा कोई आधार नहीं है और इसलिए ये पार्टियां जात की ही बात करेंगी, समीकरण बैठाने की बात करेंगी। हम
उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश बने, इसकी कोशिश और इस नारे के साथ चुनाव में उतरने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश देश को इतने प्रधानमंत्री दिया, उत्तर प्रदेश का विकास अगर नहीं हुआ तो ये मान लीजिए देश का विकास नहीं होगा। हम इस मुद्दे पर लोगों का समर्थन मांगेंगे और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश बनाया है उनको उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाए, ये आग्रह करेंगे और हमको लगता है कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। निश्चित तौर पे आपने कहा, और मैं तो ये भी कहूँगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, क्योंकि बनारस के प्रतिनिधि के तौर पर वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उसके बावजूद, प्रधानमंत्रियों के होने के बावजूद, हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कुछ एक आइलैंड्स तो तैयार हुए विकास के, जैसे कोई नोएडा दिल्ली के पास होने के कारण थोड़ा डेवलपमेंट वहाँ दिखाई देता है। कानपुर जो ट्रेडिशनली इंडस्ट्रीज वहाँ थी और वहाँ भी थोड़ी इंडस्ट्रीज रह गई, लेकिन पूरा उसके बाद का उत्तर प्रदेश अगर देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बियाबान है, न उद्योग हैं, यहाँ तक कि शिक्षा की भी जो व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं दिखाई देती। ये आपने ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में पीछे रह गया और इसके लिए विशेष रूप से ये दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, पिछले 15-20 वर्षों से इनका राज रहा है और ये पूरी तरह जिम्मेदार हैं इस मामले में। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन पिछले 1.5-2 वर्षों में हुआ है और उस पर मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब तक केंद्र सरकार की परियोजनाएं मुझे लगता है कि 2 जिलों तक सिमट जाती थी, रायबरेली और अमेठी, या फिर इस आधार पर कहीं और पहुंच जाती होंगी कि कभी सपा से कांग्रेस का गठजोड़ रहा या कभी तो एक आध जिले और लाभान्वित होते होंगे। लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। अब समेकित विकास और पूरे उत्तर प्रदेश में काम बढ़ रहे हैं। मैं रेल की ही बात करूं तो लगभग 1000 करोड़ 1100 करोड़ रुपया रेल बजट में उत्तर प्रदेश को मिलता था। सरकार बनने के बाद आज 4250 करोड़ रुपया हमने पिछले वित्तीय वर्ष में दिया, इस वर्ष और ज़्यादा देंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो मैं समझता हूं कि केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही लगभग 30,000 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो मैं मानता हूं कि लगभग 1 लाख करोड़ के काम आज नेशनल हाईवे के हो रहे हैं। तो एक इस सरकार की नीति में एक बदलाव आ गया है। अब 2 जिलों से बाहर निकल करके सरकारी योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी हो, चाहे मध्य हो, चाहे बुंदेलखंड हो, वहाँ जा रही हैं। एक लोगों को दिखाई देता है, अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि प्रदेश के नेतृत्व में कोई करिश्माई नेता नहीं है। जैसे मोदी जी के भीतर के सामने एक करिश्मा है और जब वो बोलते हैं, जब वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो प्रभावित होते हैं। ऐसा एक करिश्माई नेता उत्तर प्रदेश बीजेपी के सामने अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ये सच है कि मोदी जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा हो गया है और उस तरह का करिश्माई नेता किसी प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश की आप क्यों बात कर रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं है। तो मोदी जी की तुलना करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में अनेक नेता हैं। राजनाथ सिंह जी हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं, गृह मंत्री हैं, माननीय कलराज मिश्र जी हैं, बड़े पुराने हमारे पार्टी के संगठक हैं, अनेक लोग हैं। और मुझे लगता है कि सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती रही है और फिर से एकजुट होकर के हम मुकाबला कर लें। आपकी क्या भूमिका होगी? मैं पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं और चुनाव में पूरी ताकत से हम लोग लगेंगे। पार्टी जो भी निर्णय करेगी चुनाव में जिस दृष्टि से, उस वैसे रेल राज्य मंत्री के नाते हमने उत्तर प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में दौरा किया है। रेल परियोजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन की दृष्टि से भी पार्टी के कार्यक्रमों में भी मैं शिरकत करता रहा हूँ और स्वाभाविक रूप से मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। जितनी मेरी क्षमता होगी मैं पूरी क्षमता से उस कार्य में लगूंगा। मैं अब इस अपनी बातचीत के तीसरे हिस्से में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप एक व्यक्ति के रूप में क्या हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? सामान्यतः गुस्सा मुझे नहीं आता है। मेरे ऊपर तो गुस्सा दिखाया आपने। नहीं, मैं तो बहुत प्रेम से आपसे बात कर रहा था। कोई गलत बात तो अगर करता है और जानबूझ के करता है तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा आता है, लेकिन मैं यह हार कम करता हूँ। सबसे ज़्यादा खुश कब रहते हैं आप?
कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, सबसे ज़्यादा खुशी होती है। सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है? लौकी और तोरी की सब्जी, रोटी। बहुत बहुत साधारण, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये। मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि किसी भी आदमी के भीतर वो कौन से गुण हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? सामान्यतया एक सहृदय और सच्चे मन से काम करने वाले आदमी से मैं ज़्यादा प्रभावित होता हूँ, ढोंगी लोगों से कम। अच्छा, मैं इसको ये पूछूं कि महिलाओं में कौन से गुण हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? भारतीय नारी निश्चित रूप से सम्मान की पात्र रही है हमारे समाज में, और हर भद्र महिला का मैं सम्मान करता हूं और आदर भी देता हूं। कोई एक गुण जिससे कि आप तुरंत प्रभावित होते हैं? अच्छा खाना बनाना अगर महिला को आता है तो मैं बहुत प्रभावित होते हैं, निश्चित तौर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप नफरत करते हैं? नफरत मैं नहीं करता किसी से। कोई व्यक्ति नहीं है? देशद्रोही है तो जरूर नफरत के काबिल है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे नफरत करता है? जरूर होंगे, ऐसा कहीं आपकी जानकारी में है? मेरी जानकारी में नहीं। कौन व्यक्ति है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? मैं जी, जो आज हमारे बीच में है। एक पत्रकार हैं श्री राम बहादुर राय। जी, हमारे सीनियर भी रह चुके हैं, दोस्त भी हैं हमारे। हमसे तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन हमने साथ साथ में काम किया है। राय साहब निश्चित तौर पे एक बहुत बहुत शानदार व्यक्ति हैं और कभी स्वार्थ और इनमें नहीं पड़े। उनको मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे याद है 20 साल पहले उनसे कहा गया कि आप चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा काम नहीं है और नहीं लड़ूंगा। तो मैं आपकी इस बात को, और मुझे बहुत खुशी हुई कि राय साहब को आपने इतने सम्मान के साथ में याद किया। निश्चित तौर पे वो इसके पात्र हैं। कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां जा करके आपको बहुत खुशी मिलती है? एक तो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। तिरुपति भी मेरे लिए एक अच्छा स्थान है, और चेन्नई से 35-40 किलोमीटर दूर जगह है जहाँ कभी कभी मैं जाता हूँ। अच्छा, ऐसी भी कोई जगह है जहां जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लगता है कि यहाँ जाना ही नहीं चाहिए? समुद्र के किनारे जाने का मन नहीं करता। नहीं करता है। लोगों का वहाँ कल्चर भी बदल जाता है और माहौल भी जो है वो कुछ अलग सा रहता है। तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं चुभता होगा। आपको अगर कहा जाए कि आप यात्रा करते रहें तो किस वाहन से यात्रा करना पसंद करेंगे? मैं बड़ा पुराना यात्री हूँ भारतीय रेल का, और आज भी उसी में यात्रा करूँगा, और लगातार रेल में यात्रा करता हूँ। सबसे सुखद यात्रा है। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेल को आपने एक रेल यात्री भी बताया आपने अपने आप को, और रेल के साथ आप जुड़े हुए भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि रेल यात्रियों के लिए सुखद यात्रा के दिन इस बजट के बाद जरूर आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, और आभार मेरी ओर से। अभी हम बात कर रहे थे रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी से। मनोज सिन्हा जी ने ये उम्मीद दिलाई है कि आने वाले बजट के बाद रेल की तस्वीर बदलेगी और रेल यात्रियों के चेहरे पर एक मुस्कान ज़रूर दिखाई देगी। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।